भारत के पहले गृह मंत्री के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बीते दिनों 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूरे देश में विभिन्न स्तर पर या कहें कि कई क्षेत्रों में इन्हें लेकर कई उत्सव भी ऑर्गेनाइज किए गए या इनका आयोजन किया गया है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की विभिन्न रायों, विभिन्न मतों पर चर्चा करने वाले हैं। यानी अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी क्या राय थी, चीन को लेकर उस समय उनकी क्या राय थी और उनके लिए कहां पर ऐसी स्थिति बनी जब राष्ट्रीय हित काफी सर्वोपरि था और हम मान सकते हैं कि उनके लिए राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि था। तो आइए सबसे पहले हम आज चर्चा करें कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे आज के टॉपिक का विषय है चीन को लेकर क्या कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यदि हम देखें कि किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे खबर कहां से ली गई है। इसके बाद यह जो खबर है यह चर्चा में क्यों आ गई है, इसकी सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे, उनसे जुड़ी कुछ तथ्य समझेंगे। फिर विभिन्न मतों पर उनकी क्या राय है इसके बारे में हम देखेंगे, यानी विभिन्न विषयों पर उनकी क्या राय है इसके बारे में हम देखेंगे। अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी क्या राय है, चीन को लेकर उस समय उनकी क्या राय थी, और इसके बाद समझेंगे उस कंडीशन को जहां पर उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, यानी उनके व्यक्तित्व में था राष्ट्र को सर्वोपरि रखना। इसके बाद जानेंगे रियासतों के एकीकरण को, जो कि उनके सभी महत्वपूर्ण कार्यों में से सबसे अहम कार्य था। इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में थी, लेकिन इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या है? खबर थी सरदार पटेल ऑलवेज हेल्ड नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम, हिस्टोरियन रिजवान कादरी राइट्स। दरअसल सरदार पटेल ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा है। इसे लेकर कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं और कुछ उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर सरदार पटेल चर्चा में क्यों आ गए हैं। बीते दिनों हमने अभी चर्चा भी की कि 15 दिसंबर को सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि थी और इसी दिन राष्ट्रीय लेवल पर गृह मंत्री ने भी सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में याद किया है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी उस समय जब स्वतंत्र भारत बना था उस समय ये पहले गृह मंत्री चुने गए थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। यदि हम बात करें कि उनकी राय या विभिन्न विषयों पर उनकी राय को लेकर वापस से मुद्दा चर्चा में क्यों आ गया है और कैसे अब यह बात सामने आ रही है, तो भारत के अभिलेखागारों में इनके बहुत सारे पत्र हैं और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां भी की थी। उसी के आधार पर इनके जो राय है, ये मत है, सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे सरदार पटेल के से जुड़ी महत्वपूर्ण, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाक्रमों के बारे में और फिर देखेंगे कि उनके जन्म और फिर उनसे जुड़ी कौन कौन सी घटनाक्रम हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं। दरअसल इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था और एक सामान्य कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती दिनों में पढ़ाई लिखाई से इनका कोई वास्ता नहीं था क्योंकि ये खेतों के कार्यों में ही उस समय बिजी रहते थे। बाद में इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने कानून को लेकर भी अपनी पढ़ाई पूरी की कि कानून, या हम कहें कि कैसे उस समय कानून या लॉ का जानकार बना जाता था, इसकी उन्होंने पढ़ाई की। उनका बहुत मन था बैरिस्टर भी बनने का, जिसको लेकर उन्होंने आगे प्रयास भी किया। यदि उनके और महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो वर्ष 1918 में उन्हें खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया और उन्हें ये नेतृत्वकर्ता के रूप में किसने चुना? महात्मा गांधी ने। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह की जो शुरुआत की वो महात्मा गांधी ने की, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि लगातार वहां पर उनके लिए बने रहना संभव नहीं था। तो उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि लोग तो खुद सामने आए, नेतृत्व करें। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दरअसल यदि बात करें कि खेड़ा सत्याग्रह क्या था, तो उस समय अंग्रेजों ने वहां के किसानों पर कर या लगान बढ़ा दिया था और जब कर या लगान यहाँ पर बढ़ा दिया गया तो किसानों की चूंकि फसल वहां के किसान मान रहे थे 1/4 भी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में इस कर को दे पाना उनके लिए संभव नहीं था। तब किसानों ने या कृषकों ने वहां पर आंदोलन शुरू किया, जिसकी शुरुआत की महात्मा गांधी ने उनका सपोर्ट किया। फिर बाद में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। अंत में यहाँ पर अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। अब यदि बात करें 1924 के उनके प्रमुख कार्यों के बारे में, तो दरअसल 1924 में उन्हें अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर बाद में ऐसा देखा गया कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में, यानी अहमदाबाद वाले पूरे क्षेत्र में जल निकासी, स्वच्छता, सफाई और जल वितरण प्रणाली में सुधार किया
उसी समय उन्होंने उस समय ऐसी स्थिति पैदा की कि लोग आपस में साथ आए, सड़कों की सफाई करें और अपने घरों को वहां पर स्वच्छता प्रदान करें। ऐसा कार्य उन्होंने वहां शुरुआत की। इसके बाद फिर लोग आपस में जुड़े और इन कार्यों में सहयोग भी किया। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह भी एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। उस समय क्या कहा ब्रिटिश सरकार ने, उस समय उनके या किसानों की जो लगान है उसे 22 से 30% तक बढ़ा दिया था। इसके विरोध में किसानों ने यहाँ पर हड़ताल वगैरह की थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। और इनके इस नेतृत्वकर्ता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। सरदार यानी नेता, नेता के रूप में उन्हें यहाँ पर सरदार की उपाधि मिली थी। तो यह सवाल भी पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को उन्होंने पहले उप प्रधानमंत्री के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह भी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के पदभार को भी संभालने में उस समय सक्षम थे और उन्होंने इस पदभार को संभाला भी। ये तो हमने देखा सरदार पटेल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में। यदि हम उनके गुणों की चर्चा करें, दरअसल पूरे देश में ऐसा माना जाता है कि वे काफी धैर्य, दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। देशी रियासतों के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी वजह से उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। देश में आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने में उन्होंने काफी सहयोग दिया था। इसके साथ ही इनके जो भी तरीके थे देश की आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, जो तरीके उन्होंने अपनाए थे, इसी के बाद इन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। उन्होंने 565 लगभग 565 रियासत बोला जाता है, लेकिन 562 आपको कई जगह मिल जाएगा, रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने का कार्य किया था, जिसके बाद लोगों ने इसे उनकी एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में गिना। और ये वास्तव में उनकी एक अभूतपूर्व उपलब्धि भी है। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझा, भारत के विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने कहां कहां पार्टिसिपेट किया इसके बारे में भी समझा। अब हम जानेंगे कि सरदार पटेल जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, आखिर विभिन्न मुद्दों पर या विभिन्न विषयों पर उनकी राय क्या थी या उनके मत क्या थे। तो उनकी राय के बारे में समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह बात उनके लिए क्यों कही जाती है, और रिजवी साहब ने इस बारे में कहा भी है, जिसे अभी हमने पढ़ा भी। यदि हम बात करें कि वह कौन से मुद्दे थे, ऐसा क्यों है कि उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि है। रिजवान जो कि एक हिस्टोरियन भी है, उन्होंने कहा भी है कि राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था। तो इससे जुड़े यदि हम तथ्य पर चर्चा करें तो दरअसल यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरदार पटेल के आग्रह पर संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। दरअसल उस सीट के लिए, जिस सीट को जीतने के बाद भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा का हिस्सा बनते, उसके लिए यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे। एक तो खुद भीमराव अंबेडकर और दूसरा सरदार पटेल के बहुत ही निकटतम व्यक्ति दादा साहेब, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दरअसल 1946 में बंगाल से चुने गए डॉक्टर अंबेडकर का कार्यकाल समाप्त होना था और उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद ऐसा माना जा रहा था क्योंकि वो लगातार संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जैसे ही कार्यकाल समाप्त हो जाता तो फिर इसमें शामिल नहीं हो पाते। तो डॉक्टर अंबेडकर की दक्षता और उनकी जो भी उपलब्धियां थी उन्हें बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वे जानते थे कि संविधान समिति में उनकी जो भी योगदान रहे हैं, उनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं, वे काफी महत्वपूर्ण है। देश को आगे कैसे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में मतभेद भी थे और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बहुत बड़े मुद्दे थे देश को लेकर, जहां पर दोनों के जो मत हैं वे एक समान थे। चाहे वे मौलिक अधिकार के बारे में बात करें हम, या फिर छुआछूत की भावना को लेकर बात करें, या फिर देश में एकता के संदर्भ में बात करें, ये सभी मुद्दे थे जहां पर इनकी राय लगभग एक जैसी थी। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि उनकी जो उपलब्धियां हैं उसमें भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, और इसी को लेकर फिर उन्होंने यहाँ पर दादा साहिब को खुद पत्र लिखा, क्योंकि उस समय बंबई एक ऐसा क्षेत्र था जिस सीट से वे अंबेडकर को संविधान सभा की समिति में ला सकते थे, यानी बंबई क्षेत्र, यहाँ पर ही सीट खाली थी किसके लिए, संविधान सभा में लाने के लिए।
और वहां पर उम्मीदवार कौन थे? दादा साहेब जीवी मावलंकर, जो कि कट्टर समर्थक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर मावलंकर जी को 2 बार पत्र लिखा और कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हों, इसकी समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल रहें, क्योंकि इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां भारत के संविधान निर्माण में अपने मत रखे हैं और वे सभी मत बहुत अच्छे हैं। इसलिए जब उन्होंने दादा साहेब जीवी मावलंकर को यहाँ पर पत्र लिखा, तो तब इन्होंने यहाँ पर दोस्ती या हम कहें कि सपोर्ट की बजाय देश हित को सर्वोपरि रखा। यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए राष्ट्रहित काफी सर्वोपरि था। ये इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर दिखाया भी है। ये तो हमने चर्चा की राष्ट्रहित सर्वोपरि के लेवल पर। अब यदि हम बात करें कि अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी क्या राय थी, तो हम सभी जानते हैं भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे ऐसा मुस्लिम वर्ग था जिसने पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया या पाकिस्तान को चुनना स्वीकार किया। लेकिन फिर भी भारत में ऐसे वर्ग था, ऐसा मुस्लिम वर्ग था जो भारत में रह रहा था। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो वर्ग भारत में रह रहा है उसे अपने मन में इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि दरअसल भारत में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसा कोई वर्ग नहीं है। यहां हम इस वर्गीकरण को नहीं मानेंगे और एक साथ एकता के साथ, शांति के साथ हम पूरे देश में आगे बढ़ेंगे और देश की विभिन्न जो भी नीतियां हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, एक नागरिक के रूप में हम उसे एक समान फॉलो करेंगे। इन्होंने यह भी कहा कि जो अल्पसंख्यक भारत में रह गए हैं वे बहुसंख्यकों की भावना पर विश्वास रखें और सद्भावना, निष्पक्षता वाली भावना के साथ आगे बढ़ें, भरोसा रखते हुए देश के निर्माण में अपना सहयोग दें, क्योंकि एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इसमें सभी वर्गों का आपस में सहयोग होगा। सभी वर्ग आपस में आकर एक साथ जब आगे बढ़ेंगे तब देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। बहुसंख्यकों के बारे में उन्होंने यह कहा। अल्पसंख्यकों को लेकर भी उन्होंने अपनी कई राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई भी भावना को नहीं मानेंगे, ऐसी किसी भी बात को नहीं मानेंगे, कोई अल्पसंख्यक है या कोई बहुसंख्यक है, हमारे लिए सभी वर्ग एक है और भारत केवल एक ही वर्ग या एक ही समुदाय वाला देश है। यानी आप समझ सकते हैं कि बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी कोई खास राय नहीं थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी वर्ग, सभी समुदाय वाले लोग रहते हैं, लेकिन हम मानेंगे कि देश केवल एक समुदाय से चल रहा है। सबकी जिम्मेदारी है, सबके अपने कर्तव्य होंगे और हर नागरिक के रूप में उनके जो भी कर्तव्य है उन्हें एक समान रूप से सब स्वीकार करेंगे। ये तो हमने देखा अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी राय। अब हम समझेंगे चीन को लेकर उनकी क्या राय थी। दरअसल चीन को लेकर उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। 7 नवंबर 1950 को उन्होंने नेहरू जी को एक लंबा पत्र लिखा था और अपने पत्र में उन्होंने कुछ मंशाएं जाहिर की थी। किसे लेकर? चीन को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन जिसने तिब्बत वाले हिस्से को अधिग्रहण कर लिया है या अधिग्रहित कर लिया है, ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि चीन हमारा मित्र देश है या मित्र राज्य है। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर चीन के जबरन अधिग्रहण के बाद हमारा जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है वह काफी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहां के लोगों की भावनाओं को चीन वहां पर आकर्षित कर ले या ऐसे कुछ वहां पर कार्य करे जिसके बाद वे लोग यहाँ से चीन वाले हिस्से में जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है, यानी उसकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके अपने कुछ उद्देश्य हैं। तो उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही चीन ने तिब्बत पर अधिग्रहण कर लिया है वैसे ही देश यानी हमारे भारत के उत्तर पूर्वी वाले हिस्से को भी वह ऐसा कर सकता है। वह हिस्सा हमारे लिए काफी संवेदनशील है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि चीन तिब्बत पर कब्जे के साथ ही अब चीन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वह हमारी तरफ या हमारे देश की तरफ भी आंख उठाए और चीन का रवैया कपटपूर्ण विश्वासघाती है। उन्होंने उस पूरे पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि चीन हमें जो पत्र लिखता है उन पूरे पत्रों में बात यह मंशा जाहिर होती है कि चीन के पत्रों की भाषा किसी दोस्त की नहीं है बल्कि भावी शत्रु की भाषा है। ऐसे में हमें चीन को अपने मित्र राष्ट्र के रूप में मानकर नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी चीन को लेकर जो राय थी स्पष्ट थी, जबकि नेहरू जी ने इसके विपरीत चीन को एक मित्र राष्ट्र के रूप में यहाँ स्वीकार किया था। हालांकि अपने अपने मत थे और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसी के हिसाब से उन्होंने जो भी चुनाव किया वह देखा गया। अब हम बात करेंगे देशी रियासतों के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में। दरअसल जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाह रही थी, जिसमें एक हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करना चाह रहा था, जबकि जूनागढ़ भी भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था। और एक ऐसा ही मुद्दा था जम्मू और कश्मीर को लेकर।
यदि हम बात करें 562 रियासतों की एकीकरण के बारे में, क्योंकि कई जगह आपको मिलेंगे 562 ही मानकर चलिएगा। यदि हम बात करें हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद पर, चूंकि हैदराबाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खुद को घोषित करना चाह रहा था, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेना भेजनी पड़ी और सेना भेजने के बाद बलपूर्वक इसे राष्ट्र में, भारतीय संघ में मिलाना पड़ा। जूनागढ़ में यदि हम बात करें जूनागढ़ के बारे में, तो दरअसल यहाँ की जो पब्लिक थी वह विद्रोह कर रही थी। नवाब यहाँ पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे। बाद में फिर वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया और जूनागढ़ के नवाब भागकर पाकिस्तान चले गए। और उस समय जम्मू कश्मीर की बात यदि हम करें तो इसे भारतीय संघ में शामिल किए जाने की बात कही गई थी। ये तो हमने बात की देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। अब आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। अब आज के सेशन पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरदार पटेल के आग्रह पर संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया था। दूसरा कथन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का एकीकरण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आज हमने चर्चा की सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ऐसे ही मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।